दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। तो दोस्तों हम कक्षा 11वीं की मैथ को सॉल्व कर रहे थे। कक्षा 11वीं की गणित को हम सॉल्व कर रहे थे दोस्तों, जिसमें हम अध्याय 1 का जो समुच्चय सेट्स वाला जो चैप्टर है उसको सॉल्व कर रहे थे, जिसमें अपन प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट कर चुके थे। प्रश्नावली 1.2 का हम बेसिक भी पढ़ चुके थे। तो दोस्तों आज हमें देखना है प्रश्नावली 1.2 का जो क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा है, इसको क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा है उसको हमें सॉल्व करना है। पहला और दूसरा क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे, है ना। हमें क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा सॉल्व करना है कि आखिर इस क्वेश्चन में है क्या, है ना। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसको जाकर जरूर देखिए, अपना बेसिक कंप्लीट कीजिए, क्वेश्चन नंबर पहला और दूसरा कंप्लीट कीजिए, इसके बाद आप इसको कंप्लीट कीजिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। क्वेश्चन हमारा तीसरा है। तीसरे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। दोस्तों अगर आपको पता होगा कि परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, तब आप इस सवाल को बड़े आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। समझ रहे? आपको परिमित और अपरिमित समुच्चय का पता होना चाहिए। तो भैया जिसके अवयव निश्चित होते हैं वो हमारा परिमित समुच्चय होता है, और जिसके अवयव निश्चित नहीं होते हैं वो हमारा अपरिमित समुच्चय होता है, ठीक है ना। हमने इससे पहले वाली क्लास में आपको ये सब बता रखा है कि परिमित और अपरिमित क्या होता है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है कि एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय। अब दोस्तों एक्स अक्ष और वाई अक्ष आपने पढ़ा होगा 10वीं क्लास में, निर्देशांक ज्यामिति, जब चैप्टर नंबर 7 आपने पढ़ा होगा, उसमें आपने इस तरीके से ग्राफ जरूर बनाए होंगे। ग्राफ में भैया ये हमारा एक्स अक्ष होता है और ये जो खड़ी वाली लाइन होती है ये वाई अक्ष होता है। क्या होता है? जो लेटी हुई लाइन होती है वो हमारा एक्स अक्ष होता है और जो खड़ी हुई लाइन होती है वो हमारा वाई अक्ष होता है। और ये हमारा एक्स अक्ष और वाई अक्ष जहां पर एक दूसरे को काटता है वो हमारा मूल बिंदु होता है। तो दोस्तों आप एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींच सकते हैं। तो आप एक्स अक्ष के समांतर कई सारी रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, है ना। कैसी? अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, अनंत रेखाएं खींच सकते हैं। खींच सकते कि नहीं? तो भैया जब अनंत रेखाएं खींच सकते हैं तो ये जो समुच्चय होगा ये किस प्रकार का समुच्चय होगा? इसमें जो अवयव है वो निश्चित नहीं है, अनंत है, जाने कितनी सारी रेखाएं खींची जा सकती हैं। तो यहाँ पे जो है वो अवयव निश्चित नहीं है, इसलिए हमारा क्या है ये कि यह एक अपरिमित समुच्चय है। अपरिमित समुच्चय है क्योंकि एक्स अक्ष के समांतर, एक्स अक्ष के समांतर अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, या अनेक रेखाएं, अनंत रेखाएं खींची जा सकती हैं, जिससे अवयव क्या होंगे? अनिश्चित होंगे। जिससे क्या होगा दोस्तों? अवयव अनिश्चित होंगे। मेरे भैया अगर अवयव अनिश्चित है मतलब वो हमारा कौन सा समुच्चय है? अपरिमित समुच्चय है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है? तो ये हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। भाई साहब सबसे पहले तो आपको क्या करना है, क्वेश्चन की भावनाओं को समझना है कि आखिर क्वेश्चन क्या कह रहा है ना। तो हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। अब भैया आपने जो अंग्रेजी वर्णमाला पढ़ी, अंग्रेजी वर्णमाला में जो अवयव होंगे वो कैसे होंगे? निश्चित होंगे, क्योंकि आपने जब एबीसीडी पढ़ी तो एबीसीडी में भैया कितने अक्षर होते हैं?
इस तरीके से ए से जेड तक अक्षर लिखते जिसमें केवल भैया 26 लेटर होते हैं, 26 अक्षर होते हैं, होते कि नहीं। तो 26 अक्षर हमें पता है ना कि निश्चित है, तो अगर निश्चित है तो क्या होगा, क्या होगा, अगर अवयव निश्चित है तो समुच्चय कैसा होगा, परिमित होगा। तो इधर भाई आप लिखेंगे कि यह एक परिमित समुच्चय है। क्या है दोस्तों, परिमित समुच्चय है, क्योंकि अंग्रेजी वर्णमाला में केवल 26 अक्षर होते हैं, है ना। तो इसके जो अवयव होंगे वो कैसे होंगे, निश्चित होंगे, और अगर अवयव निश्चित होंगे तो कैसा होगा, परिमित समुच्चय होगा। ठीक है ना। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है। अब भाई साहब 5 के गुणज का मतलब क्या होगा, मतलब 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। जब आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो आप इसके जो अवयव हैं वो कहीं तक भी लिख सकते हैं, 15, 20, 25, 30, इस तरीके से तो आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। तो भैया इसमें जो अवयव होंगे वो कैसे होंगे, निश्चित नहीं होंगे, यानी अनिश्चित होंगे। 5 के गुणज आप कहीं तक भी लिख सकते हैं। तो आप इधर लिखेंगे कि यह एक अपरिमित समुच्चय है, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि 5 के गुणज अनंत है ना। 5 के गुणज आप कहीं तक भी लिख सकते हैं, इसलिए क्या होगा, ये अपरिमित समुच्चय होगा। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ी सा मतभेद रहता है कि पृथ्वी पर जाने कितने सारे जानवर पाए जाते हैं, क्या आप उनको काउंट कर सकते हैं, है ना। तो बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, लेकिन आपकी किताब कहती है कि आप उनको काउंट कर सकते हैं, आप उनको गिन सकते हैं। और भाई अगर अपन जिस चीज को काउंट करके बता सकते हैं वो क्या होता है, तो यह एक परिमित समुच्चय है, क्योंकि जानवरों की संख्या को गिन सकते हैं, या आप क्या करके बता सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा दोस्तों, एक प्रकार का परिमित समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद भैया अगला क्वेश्चन है 5वां कि मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। ठीक है ना, क्या बताना है, मूल बिंदु 0, 0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। अगर भाई आप मूल बिंदु बनाते हैं और मूल बिंदु से आप जो वृत्त हैं, आप एक बिंदु से कितने सारे वृत्त खींच सकते हैं, तो देखो मतलब एक बिंदु से आप अनंत वृत्त खींच सकते हैं। और जब अनंत वृत्त खींच सकते हैं तो यहाँ पर जो है वो अवयव अनिश्चित होंगे तो क्या होगा, यह एक अपरिमित समुच्चय हो जाएगा, अपरिमित समुच्चय है, क्योंकि मूल बिंदु से अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं, अनंत वृत्त खींचे जा सकते हैं। ठीक है ना। तो दोस्तों ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, जिसमें 5 क्वेश्चन थे, पांचों को हमने सॉल्व किया। अगर भाई वीडियो समझ में आ रही है तो वीडियो को लाइक करते रहे, अपने दोस्तों के पास शेयर करते रहे, है ना। इसके बाद अगला हमारा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से बतलाइए कि a बराबर b है अथवा नहीं है। दोस्तों क्वेश्चन में हमारे पास ए के 2 समुच्चय दिए गए हैं, a और b। आपको बताना है कि a और b बराबर है या नहीं है। ठीक है ना। तो हमें पहले क्वेश्चन में देखना है कि जो a समुच्चय है उसके पास जो अवयव है वो क्या है, a b c d।
ठीक है। अब यहाँ पे हमें बी में देखना है, तो देखो ए इसके पास है, बी भी है, सी भी है और डी भी है, केवल क्रम बदल दिया गया है। अब मेरे भाई आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अगर समुच्चय में केवल अवयवों का क्रम बदल दिया जाए तो उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई बदलाव नहीं आता है ना। तो आप इधर लिखेंगे कि ए जो है वो बराबर है बी। क्यों है? क्योंकि क्योंकि ए और बी, बी के जो अवयव हैं वो कैसे हैं? समान है। ए अवयव समान है ना। और हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि केवल क्रम बदलने से समुच्चय के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। हम जानते हैं कि अगर अवयवों का क्रम बदल दिया जाए तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो जो अवयव ए में है वो अवयव बी में है, और जो अवयव ए में है वो अवयव बी में है। अगर अवयव दोनों के समान है तो ये चीज दोस्तों क्या होगी? बराबर हो जाएगी, और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है ए बराबर है, ए समुच्चय जो है उसमें अवयव है 4, 8, 12, 16। अब आप इधर देखो, 4 तो है, 8 भी है, 16 भी है, लेकिन 12 नहीं है। तो आप इधर लिखेंगे जो 12 है, 12 बिलोंग कर रहा है किसमें? ए में। मतलब 12 ए में तो है, लेकिन 12 जो है वो किसमें नहीं है? बी में नहीं है। लेकिन 12 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है किससे? बी से। और अगर अवयव सेम नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि ए जो है वो बराबर नहीं है किसके? बी के। यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रही है? इसके बाद दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास समुच्चय ए है और समुच्चय बी है। आप पहले क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। ए के पास जो अवयव है वो 2, 4, 6, 8, 10 है। ठीक है। इधर कह रहा है कि x सच दैट x समधन पूर्णांक है और 10 से छोटे हैं और बराबर हैं। तो भाई अगर आप इसको रोस्टर रूप में लिखेंगे तो आप कैसे लिखेंगे कि समधन पूर्णांक, यानी सम संख्याएं लिखनी है। मतलब कैसी? 2, 4, 6, 8 और 10, क्योंकि 10 से छोटी और बराबर 10 लेना है और 10 से छोटे नंबर लेना है। तो दोस्तों ये वाले जो अवयव हैं 2, 4, 6, 8 और इधर भी 2, 4, 6, 8 तो इसके जो अवयव हैं वो कैसे हैं? सेम है, समान है। तो इधर हम लिख सकते हैं कि ए और बी के अवयव कैसे हैं? समान है, बराबर हैं। इसलिए क्या होगा दोस्तों? इसलिए जो ए है वो बराबर हो जाएगा किसके? बी के। और यही हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट है ए के जो अवयव है। अब भाई अब क्वेश्चन की भावनाएं समझो पहले। यहाँ पर कि जो ए है वो, इसको अगर आप रोस्टर रूप में लिखेंगे तो x सच दैट x संख्या 10 का गुणज है। आपको क्या लिखना है दोस्तों? संख्या 10 के गुणज लिखना है। मतलब आप लिखेंगे 10, 10 दूनी 20, 10 तिया 30, 10 चौको 40, 10 पंचे 50, और इस तरीके से आप कहीं तक भी जा सकते हैं। किंतु परंतु यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या है? जो बी के अवयव हैं वो क्या है? 10 है, 15 है, 20 है, 25 है, 30 है। तो भाई साहब इधर देखो 10 तो है, 20 भी है, 30 भी है, लेकिन क्या 15 है? नहीं है। क्या 25 है? तो नहीं है। तो इसके जो अवयव हैं वो कैसे हैं? समान नहीं है। तो आप इधर लिखेंगे कि ए और बी के, या आप लिख सकते हैं कि 15 जो है वो ए में नहीं है। तो आप इधर ऐसा भी लिख सकते हैं, ए और बी के अवयव समान नहीं है। अवयव समान नहीं है इसका मतलब देखो, जो 15 है वो 15 बिलोंग कर रहा है बी से, लेकिन मेरे भैया 15 जो है वो बिलोंग नहीं कर रहा है ए में। ए में 15 नहीं है, इसलिए अवयव समान नहीं है। अवयव समान नहीं है तो जो ए है वो बराबर नहीं होगा किसके?
बी के, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। तो हमने क्वेश्चन नंबर 3 को और 4 को सॉल्व किया, एक एक क्वेश्चन को समझा और सॉल्व किया। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के पास शेयर करें ताकि वो भी कुछ सीख पाए, है ना। यहाँ पे आपको देखो ना तो एक भी रुपए लग रहा है ना कुछ लग रहा है, फ्री में आपकी पूरी मैथ सॉल्व करवाई जा रही है। तो आप बढ़िया बेहतरीन अच्छे तरीके से पढ़िए, इसके नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही, इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बाकी अगर आप इसकी अगर आपको पीडीएफ वगैरह चाहिए हो तो आपके पास ये नंबर 9131080558, आप इस नंबर पर मैसेज करके इसकी पीडीएफ ले सकते हैं, है ना। बाकी आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और बिंदास मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।